बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैट 630 फाइनल टर्म प्रिपरेशन करेंगे, जिसके अंदर लेसन 25 से 53 तक के तमाम कंसेप्ट्स, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन विद डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करवाए जाएंगे। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि आप लोग लेसन सुनते हैं लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते। आप ये नहीं सोचते कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से पेपर आ सकता है, आपको किस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है और कौन सी चीज़ किस तरह से पूछी जा सकती है। तो जब आप इस तरह से अपने पेपर को एनालाइज करते हैं तो चाहे फिर आप एक दिन के अंदर प्रिपरेशन करें या पेपर से 3 घंटे पहले करें, आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो बैठ कर लेक्चर सुने फिर उसके अंदर से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालें। तो उनकी आसानी के लिए मैंने ये पूरा पोर्टल बना दिया है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट कोर कंसेप्ट्स प्लस MCQ, हर लेक्चर के 10 यूनिक MCQ विद ऑटो सॉल्व बटन एंड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। तो जिसको ये सॉफ्टवेयर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन नंबर 25। तो लेसन नंबर 25 का हमारे पास जो कंसेप्ट है डेट इज़ अ सर्वे इंटरव्यू। तो सर्वे इंटरव्यू इज़ अ सोशल रिलेशनशिप। सर्वे इंटरव्यू एक सोशल रिलेशनशिप है। गोल अब क्या होता है? गोल इज ऑब्टेन्ड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हमारा जो भी गोल होता है वो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमेशा जब भी हम किसी गोल को लेते हैं, किसी गोल के लिए जिद्दोजहद करते हैं, तो हम एक्यूरेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेजेस। स्टेजेस हमारे पास कौन से होते हैं? इनिशियल, कॉन्टेक्स्ट, आस्किंग, प्रोबेबिंग, रिकॉर्डिंग एंड टर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो आपके पास कुछ स्टेजेस होते हैं। डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ लिया जाता है कि इंटरव्यू के लिए कोई से 3 स्टेजेस के नाम बताएं। अब प्रॉबिंग क्या होती है? इज यूज्ड व्हेन रिस्पोंडेंट मस्ट मोटिवेटेड टू क्लैरिफाई। तो ये तब इस्तेमाल होती है जब रिस्पोंडेंट, जो जवाब देने वाला है, वो वजाहत करने को तैयार हो। जैसे आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसकी आपको वजाहत करनी पड़े, या फिर कोई ऐसी आप पर्सनल आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसके लिए आपको तमाम वजाहत देनी पड़े और आप इसके लिए बिल्कुल पाबंद हों कि इस सवाल का जवाब देना है। 22 टाइप्स। अब 22 टाइप्स कौन सी होती हैं? इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई एंड सिचुएशनल। अब अगर हम की पॉइंट्स देखें, प्रोबिंग टैक्टिक्स। तो हमारे पास प्रोबिंग टैक्टिक्स क्या होते हैं? रिपीटिंग ऑफ क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेंट पॉज। नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स रिप्लाई, न्यूट्रल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास MCQ है। स्टूडेंट्स ये ऑटो सिलेक्ट इस वजह से हो गए हैं क्योंकि ऊपर मैंने ये जो बटन था इसको क्लिक कर दिया है ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल टू सर्वे एन इंटरव्यू? तो प्राइमरी गोल क्या होता है? हमारा प्राइमरी गोल होता है टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं उनका यही मकसद होता है कि आपके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। विच बाइस इज कास्ड कॉन्टेक्टिंग द रॉन्ग पर्सन आर मिसलीडिंग अ क्वेश्चन। तो कौन सी बाइस है जिसकी वजह से एक पर्सन की मिसरीड कर सकता है क्वेश्चन को, या फिर जो पर्सन है इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से ले सकता है, उसको समझ नहीं सकता। डेट इज़ अ इंटरव्यूअर स्लोपीनेस। तो इंटरव्यूअर स्लोपीनेस क्या होती है? रिलेट्स टू अ बेसिक मिस्टेक बाय द इंटरव्यूअर। तो ये एक बेसिक मिस्टेक होती है। जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन सिंपल होगा, जितना ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, जो इंटरव्यू देने वाला है वो इतना ही अच्छे से कन्वे कर पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूअर्स होते हैं जिनका काम ही इंटरव्यू को डराना होता है। तो जब आप कोऑपरेट करते हैं, एक मुनासिब तरीके से क्वेश्चंस करते हैं, तो सामने वाला रिलैक्स्ड फील करता है और आपको क्वेश्चन के आंसर बहुत ईजी इन्वायरमेंट के अंदर देता है। तो अब हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ अ प्रोबिंग इन एन इंटरव्यू? इसका मतलब है वर्बल प्रॉम्प्ट्स टू क्लैरिफाई द आंसर। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मोटिवेट्स द रिस्पोंडेंट टू इनलार्ज और क्लैरिफाई देयर आंसर। तो हम जिस तरह के किसी की बात सुनते हुए अगर हम अपने हेड्स को करते हैं, नोट करते हैं, या फिर हम उसकी तरफ देखते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि ये हमारी बात सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो अपनी बात को एक्सप्लेन करता है। बजाय इसके
कि हम बिल्कुल अपने किसी काम के अंदर बिजी हूँ, फ़ोन देख रहे हो या किसी फाइल के ऊपर तवज्जो रखी हो, तो इस तरह सामने वाले का कॉन्फिडेंस लो होता है। व्हाट शुड एन इंटरव्यूअर डू इफ़ रिस्पोंडेंट रिमेन कम्प्लीटली साइलेंट? तो अगर जो जवाब देने वाला है वो कम्प्लीटली साइलेंट हो तो एक इंटरव्यूअर को क्या करना चाहिए? यूज़ अ एक्सपेक्टेंट पॉज। तो इस पॉज से क्या होता है? अ साइलेंट प्रॉब इनकरेजेस द रिस्पोंडेंट टू गैदर थॉट्स। तो जब खामोशी होती है तो इंसान के जो थॉट्स होती हैं वो उनको कलेक्ट कर लेता है और फिर वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाता है, विच इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ इंटरव्यू। तो हमारे पास ये कुछ स्टेजेस हैं। मैंने अगेन आपको कहा था कि इंटरव्यू के जो स्टेजेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होता। इफ़ रिस्पोंडेंट गिव्स अ सोशली डिज़ायरेबल आंसर्स टू लुक गुड, दिस इज़ अ इंटरव्यू बाइस। तो अगर वो अपनी एक अच्छी इमेज डेवलप करना चाह रहा है, यानी कि रिस्पोंडेंट ट्राई कर रहा है कि वो प्रोजेक्ट करे एक अच्छी इमेज को, एक गुड इमेज को, डेट इज़ द इंटरव्यू बाइस। रिपीटिंग द रिस्पोंडेंट रिप्लाई वर्बिटिम इज़ अ टैक्टिक यूज्ड इन। तो जिसके अंदर आप रिपीट करते हैं रिस्पोंडेंट के रिप्लाई को, जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, आपकी फ्रेंड किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रही होती हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा तुमने ऐसे कहा, तो फिर आगे से क्या किया, या फिर बात करते करते वो खामोश हो जाती हैं और भूल जाती हैं कि ये अक्सर होता है कि अच्छा मैं क्या बात कर रही थी, तो फिर आप रिप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हमारा एक टैक्टिक होता है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉबिंग। तो प्रॉबिंग बेसिकली क्या होता है, अब तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हेयरिंग देयर ऑन रिप्लाई स्टिमुलेट द रिस्पोंडेंट टू एक्सपैंड। तो जब हमारे ही जवाब को अगेन कोई रिपीट करता है तो हमें ये शो होता है कि अगला बंदा इंटरेस्टेड है, वो हमारी बात को गौर से सुन रहा है, और दूसरी चीज़ कि हम एक अच्छी चीज़ कन्वे कर रहे हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट है। वाई डू इंटरव्यूअर्स कैरी अ लेटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन? तो लेटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्यों रखते हैं? टू बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रूव अथेंटिसिटी, ताकि वो ट्रस्ट को बिल्ड कर सकें और अथेंटिसिटी को प्रूव कर सकें। तो इट्स श्योर रिस्पोंडेंट इज़ अ ब्रॉनफीड रिसर्च प्रोडक्ट। विच प्रिंसिपल मस्ट इंटरव्यूअर फॉलो? तो कौन सा प्रिंसिपल इंटरव्यूअर को फॉलो करना चाहिए? गिव आस्क क्वेश्चन एग्जैक्टली एज वर्डेड। तो उनको एग्जैक्टली जो क्वेश्चन हैं वही पूछने चाहिए। हमेशा इंटरव्यूअर को बायसेस से प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा जो आंसर करने वाला है, एक बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस से बोलने वाला है, वही अच्छा काम कर सके। मैनी टाइम्स कुछ ऐसे काबिल लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं आती, वो इसी चीज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो कभी भी इंटरव्यूअर को ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं अपनाने चाहिए जिसकी वजह से सामने वाला डिस्करेज हो और कंफ्यूज हो जाए। व्हाट शुड एन इंटरव्यूअर डू व्हेन अ रिस्पोंडेंट आस्क फॉर देयर ओपिनियन? तो इंटरव्यूअर को क्या करना चाहिए जब रिस्पोंडेंट उनके व्यू के बारे में पूछे, ठीक है, मतलब वो आपका ओपिनियन पूछे, तो आप क्या कहेंगे? पोलाइटली रीडायरेक्ट देम। तो उनको पोलाइटली रीडायरेक्ट करना है किस तरह से कि इंटरव्यू मस्ट रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्लेन द एक्सपेक्टेंट पॉज प्रॉबिंग टैक्टिक। तो एक्सपेक्टेंट प्रॉब क्या होती है? इट इज़ द इंटरव्यूअर बिलीव्स द रिस्पोंडेंट हैज़ मोर टू से, अ साइलेंट प्रोब। तो इसके अंदर ये होता है कि जो हमारा इंटरव्यूई है वो अपने थॉट्स को कलेक्ट कर सके, और एक जब वक्फा आता है तो वो ज़्यादा पुरएतमाद होता है और ज़्यादा अच्छे से कन्वे करता है, क्योंकि उसे सोचने का वक्त मिल जाता है। व्हाट इज़ द इंटेंशनल सबवर्जन? तो इंटेंशनल सबवर्जन क्या होता है? इट इज़ अ इंटरव्यूअर बाइस वेयर इंटरव्यूअर purposefully alert answer, omits question, rewrites question or choose an alternative respondent to make their job easier। तो आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो वो कुछ राइट भी कर रहे होते हैं, तो उसके साथ वो क्या कर रहे होते हैं, वो इंसान की नेचर के अकॉर्डिंगली जिस तरह से वो इजी फील करता है अपने क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज भी करते हैं, क्योंकि बात करने के स्टाइल से, अगले बंदे की एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर तो पहले ही मिल जाता है। डिटेल द 3 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू बाइस। तो आपने 3 टाइप्स, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूई एंड सिचुएशनल। तो यहाँ पर आपके पास तमाम गिवन है। इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं?
caused by interview thoughts, sloppiness यानी कि misreading, intentional subversion, failing of probe are influence answer thought through appearance and tone. इसी तरह इंटरव्यू बाइस क्या होते हैं, रिस्पोंडेंट गिव्स सोशल डिजायरेबल आंसर्स आर लाई, तो कभी कभार झूठ भी बोलता है या फिर जो सोशली डिज़ायरेबल चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड डोंट आर वांट्स टू प्लीज द इंटरव्यूअर। तो वो उनके पास उन क्वेश्चंस के कभी कभार तो आंसर नहीं होते, कभी कभार तो उनको समझ नहीं आती, और उनका मकसद ही इंटरव्यूअर को प्लेस करना होता है, यानी कि उनको खुश करना होता है। और सिचुएशनल बाइस क्या होती है, द फिजिकल सेटिंग, being interviewed at work around the boss, or lack of rapport prevents open honest answers। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेसन नंबर 26 पर आते हैं। अ सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ द लार्ज होल। तो हमारे पास जो लेक्चर है डेट इज अ सैम्पल एंड सैम्पलिंग टर्मिनोलॉजीज। सैम्पल क्या होता है, सैम्पल एक सबसेट होता है एक लार्ज होल का। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स हो और उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स हो, ठीक है। सबसेट का जो कंसेप्ट है वो तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। जैसे हम अगर टी सेट लें तो उसके अंदर जो कप होते हैं वो सबसेट होता है हमारे पूरे टी सेट का, क्योंकि वो उससे एक्सट्रैक्ट किया गया होता है। तो सेम यही चीज़ होती है, सैंपल किसी भी बड़े मजमूए का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जिस तरह ब्लड, देखें आपने देखा होगा ना ब्लड सैंपल, तो वो सारा का सारा ब्लड तो नहीं निकालते, लेकिन थोड़ा सा ब्लड निकाल कर वो एज अ सैंपल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टारगेट पॉपुलेशन। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन इज़ अ कंप्लीट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक रेलिवेंट एलिमेंट्स। तो स्पेसिफिक रेलिवेंट आइटम्स के एलिमेंट्स के ग्रुप्स को हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। सैम्पलिंग फ्रेम इज़ द वर्किंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट टू ड्रा द सैम्पल फ्रॉम। तो सैम्पलिंग फ्रेम हमारे वो तमाम एलिमेंट्स की एक प्रैक्टिकल एक लिस्ट होती है जहाँ से हम सैम्पल्स ले सकते हैं। तो आपने याद रखना है, अगर हम देखें सैम्पलिंग रेशो का फार्मूला, तो यहाँ पर देखिए सैम्पल साइज डिवाइड्स बाय population size divide by multiply by 100 and sampling interval k is equals to population size n divides by sample size। parameter summarize a population, static summarized a sample। तो जो पैरामीटर हमारी पूरी पॉपुलेशन का को समराइज करता है, जबकि जो स्टैटिकल हमारे पास होती हैं सैम्पल्स होते हैं उनको भी समराइज कर देता है। अब आपने याद रखना है स्टैटिकल और पैरामीटर के अंदर क्या फ़र्क होता है। हमारी पॉपुलेशन को पैरामीटर करता है, जबकि हमारे सैम्पल को समराइज करने के लिए स्टैटिक्स यूज़ होते हैं। सैम्पलिंग एरर इज़ अ डेविएशन बिटवीन सैम्पल रिजल्ट एंड पॉपुलेशन पैरामीटर। तो हमारा सैम्पलिंग एरर क्या होता है, देखिए जब आपको इतनी छोटी छोटी टर्म्स का एक स्पेसिफिक सा कंसेप्ट मिल जाता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू होता है, उसका एक पावर वर्ड होता है। तो जैसे अब आपके पास सैम्पल एरर तो एक पावर वर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह आपके पास के रिलेशन या डेविएशन बिटवीन सैम्पल एंड रिजल्ट पॉपुलेशन तो आपके पास आता है। तो आपने पढ़ा हुआ था कि ये जो रिलेशनशिप होता है डेट इज़ द सैम्पलिंग एरर। तो इस तरह से आपके डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो होप सो आप उनको पिक करेंगे। ये डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ी हाउ नाउ हो जाए। अच्छा, यहाँ से हम ऑटो स्टडी सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सबसेट ऑफ लार्ज पॉपुलेशन कार्ड। तो लार्ज पॉपुलेशन का सबसेट क्या कहलाता है, अ सैम्पल द कंप्लीट ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पॉपुलेशन एलिमेंट relevant to the project is a target population, the actual list of element from which sample is physically drawn। तो सैम्पल जहाँ से फिजिकली ड्रॉन होते हैं, that is a sampling frame। a summary description of a given variable in a population is a parameter। a summary description of a given variable in a sample is a static। if sample is used to test electrical bulbs until they break, this is a destructive sampling। तो डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, टेस्टिंग रिक्वायर्स डिस्ट्रॉइंग द आइटम मेकिंग आ सेंसस इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे अब रबड़ है तो आप उसको चेक करते हैं कि भाई कितना ज़्यादा खींचे तो ये नहीं टूटेगी या किस पॉइंट पर आकर ये टूटेगी, तो वो हमारा टेस्ट होता है। जिस तरह वो आपने कभी गांव में देखा होगा कि बर्तन बेचने वाले आते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने बर्तन को फेंक कर दिखाते हैं कि ये टूटेगा या नहीं।
तो ये चीज़ मैंने एक बार नोटिस की थी, तो ये रियल लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। एन एलिमेंट आर सेट ऑफ आइटम्स कंसिडर्ड फॉर अ सिलेक्शन इन सम स्टेजेस ऑफ सैम्पल इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? यूनिट कैन बी सिलेक्टेड सिंगल आर मल्टीपल। तो यूनिट्स को हम सिंगल आर मल्टीपल दोनों तरीक़ों से सिलेक्ट कर सकते हैं। What occur when certain elements are excluded from the working list? तो क्या होता है जब हम certain elements को exclude कर देते हैं अपनी working list के अंदर से, तो हमारे पास sampling frame error occur हो जाता है। If population is 1000 and the sample size is 100, what is the सैम्पलिंग रेशो? तो सैम्पलिंग रेशो हमारे पास 10 होगी, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि हम यहाँ पर ये जो मैंने की पॉइंट पढ़ाया था ना आपको, अगर आप लोगों ने नोट किया हो, ये रहा हमारे पास कि सैम्पल साइज डिवाइड्स बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए थी, तो डेट्स वाई हम सिर्फ क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो 1000 है उसे 100 पर डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई 100, तो वही 100 हमने यहाँ पर परसेंट के साथ लगा दिया है। तो फिर आप लगाएं ना लगाएं ना, इट्स डजंट मैटर, क्योंकि आपने कौन सा यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, जस्ट MCQ ही लगाना है। तो फिर मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स से कहती होती हूँ कि जब आपको फार्मूलाज नहीं आते होते या फिर आपको हाउ नाउ नहीं होती, तो फिर आप बस वैल्यूज़ पुट किया करें, उनको काटा चाटा करें और आपका आंसर आ जाता होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ n इज इक्वल्स टू 500 एंड n इज इक्वल्स टू 50, बट इज द सैम्पलिंग इंटरवल के। तो आपने k फाइंड आउट करना है। किस तरह से k फाइंड होता है? कैपिटल N डिवाइड्स बाय स्मॉल n। तो जब आप 5000 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 10। डिफाइन सैम्पलिंग फ्रेम एरर। तो सैम्पलिंग फ्रेम एरर क्या होता है? इट अकर्स व्हेन सर्टेन सैम्पल एलिमेंट्स आर मिसिंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फिजिकल वर्किंग लिस्ट। तो जब हमारे सर्टेन एलिमेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं या मिस कर देते हैं अपनी वर्किंग लिस्ट के अंदर से, मीन्स द लिस्ट डज नॉट एक्यूरेटली प्रेजेंट द ट्रू टारगेट पॉपुलेशन। तो उससे क्या होता है कि लिस्ट हमें एक्यूरेटली ट्रू टारगेट पॉपुलेशन को प्रेजेंट नहीं करती। अब हमारे पास फार्मूला है k इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन यानी कि n एंड सैम्पल n। तो आपने कैलकुलेशन किस तरह से करनी है? 24 आप पॉपुलेशन को लेंगे 100 एंड 150 आप उसका साइज लेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं इट बिकम्स 16 एंड एवरी 16th एलिमेंट विल बी सिलेक्टेड। तो आप ये जो सिंपल ऊपर कैलकुलेशन दी हुई थी आपने उसको थोड़ा कट किया है और आपका आंसर है विद द फॉर्मूला। कंपेयर बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिकल विद एग्जांपल्स। तो हमारे पास पैरामीटर क्या होता है? एक समरी ऑफ डिस्क्रिप्शन होती है इंटायर पॉपुलेशन की। इसका अब हमारे पास एग्जांपल है कि ट्रू मीन इनकम ऑफ ऑल 10 मिलियन फैमिलीज एंड सिटीज़। तो अगर हम ट्रू इनकम की बात करें एक 10 मिलियन फैमिलीज़ और सिटीज़ की, तो ये हमारे पास एक पैरामीटर है। और पैरामीटर आर व्हाट रिसर्च अल्टीमेटली वांट टू नो। तो इसके अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि इस रिसर्च के अंदर हम एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं, बट आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव टू मेजर डायरेक्टली। लेकिन कभी कभार इसको डायरेक्टली मेजर करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और एक जो स्टैटिक्स होते हैं डेट इज़ द समरी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेरिएबल इन सैम्पल। तो सैम्पल्स लिए जाते हैं, जैसे द मीन इनकम ऑफ 500 रैंडम सर्वे फैमिली। अगर 500 रैंडम सर्वे की हम ले तो ये हमारे ऐसी चीज़ें जो स्टैटिकल होती है ना, स्टैटिक्स होती हैं, ये तो आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक गूगल फॉर्म्स के थ्रू। तो ये थोड़ी ज़्यादा आसान होती हैं और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। फिर इनके सैम्पल्स लेकर फिर उन सैम्पल्स की बेस पर सब के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर देती हैं। अब लेसन नंबर 27 करते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी मर्ज़ी है, आप कहाँ तक इसको करना चाहते हैं, इतना जूम करें इतना जूम करें, वो जितना आपको ईजी लगता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा जूम इसलिए करती हूँ ताकि आपके पास एक अच्छा इंटरफेस हो, क्योंकि वीडियो के अंदर वैसे ही यूट्यूब के ऊपर एक स्मॉल सी स्क्रीन होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाया जाए। प्रोबेबिलिटी सैम्पल। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी, तो डेट इज़ द एवरी एलिमेंट हैज़ अ नॉन ज़ीरो चांस ऑफ द सिलेक्शन। तो हर एलिमेंट जिसको हम जानते हैं या जो हमारे इल्म के अंदर है नॉन ज़ीरो चांस ऑफ सिलेक्शन, तो उसका ना सिलेक्ट होने का 0 चांस होता है। देखिए अब जो बंदा गेम के अंदर है, दो लोग लड़ रहे हैं, मतलब कि उनकी फ़ाइट चल रही है, जैसे हमारी बॉक्सिंग होती है ना, रेसलिंग होती है, तो क्या होता है कि दोनों का ही चांस होता है ना कि या तो ये हारेगा या जीतेगा।
कभी भी लड़ाई शुरू होने से पहले आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इस बंदे ने तो बस हारना ही है, वो खैर हम कहते हैं, लेकिन इन द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ये रियल नहीं होता। नॉन प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज़ नॉन। हमें सिलेक्शन का पता होता है, रिलाइज ऑन जजमेंट्स, तो हम जजमेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा और लास्ट 50 बॉल से ना चांसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस टीम के जीतने के इतने चांसेस हैं और इस टीम के जीतने के इतने चांसेस हैं। फिर जैसे जैसे बॉल्स करीब आती हैं वो चांसेस बदलते जाते हैं और एट द एंड कभी कभार तो ये होता है जो टीम बिल्कुल हार रही होती है एंड दैट्स विन, तो वो हमारी किस पे होती है? जजमेंट्स के ऊपर होती हैं। कन्वेंशनल सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वेंशनल सैम्पलिंग हाउएवर इज़ ईजी फॉर अवेलेबल, तो जो आसानी से दस्तयाब है उसका सैंपल ले लें, तो ये हमारे पास कॉन्वीनियंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है परपोसिव, तो सैम्पलिंग बेस्ड ऑन रिसर्च एक्सपर्ट जजमेंट क्राइटेरिया, तो जो हमारे जजमेंट्स होते हैं या फिर एक एक्सपर्ट्स जजमेंट क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होती हैं, दैट इज़ द परसुएसिव। नेक्स्ट हमारे पास है स्नोबॉल, तो चेन रेफरल यूज टू हिडन पॉपुलेशन, तो छुपी हुई आबादी के लिए इस्तेमाल होने वाला सिलसिलावार हवाला। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि स्नो बॉल क्या होती है। मज़ीद हम इसको जब क्वेश्चन और एमसीक्यू करेंगे ना वहाँ पर भी इसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्वीनियंस। अच्छा जी, तो नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स कौन सी होती हैं? हमारे पास कॉन्वीनियंस होती है, डेट इज़ हैज़र्ड और परपोसिव, जजमेंटल, कोटा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, स्नोबॉल रेफरल, तो स्नोबॉल रेफरल क्या होता है, और सीक्वेंटल अंटल सैचुरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच सैम्पलिंग डज एवरी एलिमेंट हैव नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, तो उसके अंदर नॉन ज़ीरो जब हमारे पास होती है ना कि कोई ना कोई तो सिलेक्ट होगा, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है टीवी रिपोर्टर इंटरव्यूइंग पीपल वॉकिंग पास्ट देयर स्टूडियो इन एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग है, यानी कि जितना आपको अवेलेबल था आपने उसके ऊपर रिलाई कर लिया। देखें, दे आर सैम्पलिंग हाउएवर इज़ द मोस्ट कॉन्वीनियंटली अवेलेबल। सैम्पलिंग बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन रिसर्च एक्सपर्ट क्राइटेरिया, तो रिसर्च एक्सपर्ट क्राइटेरिया हमारे पास कौन सा होता है? पर पॉजिटिव सैम्पलिंग। फिक्सिंग आइटम नंबर्स ऑफ पीपल 5 males and 5 females and finding them via convenience, it is called quota sampling। तो कोटा का वैसे ही मतलब होता है कि हम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच मेथड रिलाई ऑन चैन रेफरल्स फ्रॉम इनिशियल सब्जेक्ट्स, तो कौन सा मेथड होता है जो चैन रेफरल पर रिलाई करता है जब हम इनिशियल सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होते हैं? दैट इज़ अ स्नो बॉल सैम्पलिंग। यहाँ पर देखें, यूजर टू फाइंड हिडन आर हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, जो चीज़ें जिस तरह पहाड़ों में जाकर वो जब आप लोग मर्दमशुमारी होती है ना आप लोगों की, हम लोगों की पाकिस्तान में, तो हमने देखा होगा कि वो पहाड़ों के अंदर जाकर भी मर्दमशुमारी कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल जगह पर भी जाकर। नेक्स्ट हमारे पास है गैदरिंग कार्स कॉन्टिन्यूसली अंटिल द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज रीच्ड, तो जब आप कार्स गैदर कर रहे होते हैं तो जहाँ तक कि आपका सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए न्यू इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने के लिए, डेट इज़ अ सीक्वेंटल सैम्पलिंग। तो स्टॉप व्हेन इंक्रीमेंट बेनिफिट्स ऑफ न्यू कार्स ड्रॉप सिग्निफिकेंटली, और ये ड्रॉप कब होती हैं, मतलब कि ख़त्म कब होती हैं? व्हेन, जब इंक्रीमेंटल बेनिफिट्स ऑफ न्यू काजेज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट हमारे पास है वाई इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज्ड, तो हम क्यों यूज़ नहीं करते नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को? बिकॉज फॉर स्पीड, लो कॉस्ट एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यहाँ पर आप इसका कंसेप्ट भी देख सकते हैं कि इट्स सेक्रीफाई, क्योंकि ये सेक्रीफाई करती है स्टैटिकल जनरलेबिलिटी को फॉर द कॉन्वीनियंस। विच सैम्पलिंग इज़ बेस्ट फॉर स्टडी अ हिडन सब कल्चर ऑफ इलीगल स्ट्रीट रेसर्स, तो ऐसा कौन सा सैम्पल है जो बेस्ट स्टडी करता है हिडन सब कल्चरल जो होते हैं इलीगल स्ट्रीट रेसर्स के? डेट इज़ अ स्नोबॉल सैम्पलिंग। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज ड्रिवन बाय, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग किससे ड्रिवन होती है? बाय रिसर्चर्स डेवलपिंग ग्राउंडेड थ्योरी, तो ऐसे रिसर्चर्स जो ग्राउंडेड थ्योरीज को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केसेस आर चूज बेस्ड ऑन न्यू थ्योरेटिकल इंसाइट्स दे प्रोवाइड।
नेक्स्ट हमारे पास है विच मेथड इज कम्प्लीटली आर्बिट्रेटरी एंड हैज़र्ड, तो डेट इज अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट इज़ द नॉन स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्नो बॉल सैम्पलिंग क्या होती है। अब देखें यहाँ पर डिटेल के साथ आपको आंसर मिल गया है, ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखें आल्सो कॉल्ड चेन रेफरल सैम्पलिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्नो बॉल सैम्पलिंग को हम चेन रेफरल सैम्पलिंग भी कहते हैं। इट बिगिंस विद वन आर फ्यू पीपल हु देन रेफर द रिसर्च टू देयर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, तो ये कुछ ही लोगों से स्टार्ट होती है, फिर वो उसको रेफ़र करते हैं अपने फ्रेंड्स तक और एसोसिएट्स तक एंड फ्रेंड्स तक, फैमिली तक। जिस तरह आप कॉलेज के अंदर कोई रिसर्च करते हैं ना, तो वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, लेकिन फिर आप उसको अपनी फैमिली पर इम्प्लीमेंट करते हैं, फैमिली से उसको करवाते हैं एंड इस तरह आप बहुत सारी जगह पर जाकर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर लोकेटिंग हिडन और हाईली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन वेयर नो सैम्पलिंग फ्रेम एग्जिस्ट, तो ये वहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास हिडन और हाईली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन हो, देयर इज़ नो सैम्पल फ्रेम, और वहाँ पर कोई भी सैम्पल फ्रेम ना हो। डिफरेंस बिटवीन कोटास एंड सैम्पल्स, तो एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो इन तीनों को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। बोथ डिवाइड पॉपुलेशन इनटू कैटेगरीज, ये दोनों ही हमारी इन दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है ना कि दोनों ही कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करती हैं, लाइक जेंडर, लाइक एज। और कोटा क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग फिल दोज कैटेगरीज यूजिंग हैज़र्ड कन्वीनियंस लाइक प्रोबेबिलिटी, एंड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या करती है, ये फिल करती है कैटेगरी को यूजिंग स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल रैंडम सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। तो मैंने अपनी हर वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स आपको बताया है कि जहाँ पर आपके पास टाइम कम हो, आपको इंग्लिश पढ़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, तो आपके लैपटॉप के अंदर ट्रांसलेट का एक ऑप्शन होता है गूगल के अंदर ही, जब आप 3 डॉट्स को स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो उसको फिर आप अपनी मर्ज़ी की लैंग्वेज के अंदर चेंज कर सकते हैं। मेरे पास नॉन मुस्लिम भी बहुत आते हैं जिनकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, मोस्टली हिंदी, तो वो उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी कोई ऐसा नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए भी मैं यही प्रेफर करूँगी कि वो अपनी आसानी के लिए यहाँ पर, बल्कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, यहाँ पर जो रिटन है ट्रांसलेट यहाँ पर, तो इसको आप ट्रांसलेट करके ना इसके अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। उर्दू का ऑप्शन भी होता है, आप यहाँ पर आकर उर्दू के ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, लाइक दैट, ठीक है। और ये बार बार बताने का मतलब ये है कि आपको अगर कहीं पर कोई मुश्किल पेश आए तो फिर आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले वो यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करेंगे, पहले वो उर्दू के अंदर पढ़ लेते हैं फॉर कंसेप्ट टेकिंग, और फिर वो क्या करते हैं इंग्लिश के अंदर उसको पढ़ लेते हैं, तो इससे उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और देखिए स्टूडेंट्स कितना ईजी हो जाता है ना इस तरह से काम करना, इस तरह से रीडिंग करना, और ये देखें तमाम कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। फिर जब आप अगेन खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो और भी ज़्यादा आसानी आपके लिए बन जाती है। चलें अब हम इंग्लिश के अंदर ही कर लेते हैं, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है उर्दू के साथ इसको लेकर चलना। चलें जी, अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 27 हमने किया है एंड 28 हमने करना है। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग। हमारे पास सैम्पलिंग की कितनी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल रैंडम, ईच मेंबर हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, तो हर बंदे के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि इक्वल चांसेस होते हैं। और देखिए सिस्टमेटिक रैंडम क्या होता है हमारे पास, यूजेस अ स्किप इंटरवल के आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड रैंडम क्या होता है, डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स टू रिड्यूस द एरर। और यहाँ पर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। स्टैटिकल सैम्पलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड लॉजिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला के स्ट्रेटा इज इक्वल्स टू इंटरनल होमोजीनियस एंड एक्सटर्नल हिट्रोजीनियस। और क्लस्टर लॉजिक क्या होता है, क्लस्टर लॉजिक इंटरनल हिट्रोजीनियस एंड एक्सटर्नल होमोजीनियस। देखिए इन दोनों के दरमियान ना एक डिफरेंस है, एंड इस तरह की चीज़ें बहुत फेमस होती हैं फॉर द एमसी, क्योंकि जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड लॉजिक है उसके अंदर इंटरनल चीज़ें होमोजीनियस होती हैं, जबकि क्लस्टर के अंदर इंटरनल चीज़ें हिट्रोजीनियस होती हैं। हमारी जो स्ट्रेटिफाइड होता है उसके अंदर एक्सटर्नल चीज़ें हिट्रोजीनियस होती हैं, जबकि इंटरनल जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं क्लस्टर्स के अंदर डेट इज़ अ होमोजीनियस। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्ट्रेटिफाइड खराबी को दूर करने के लिए आबादी को एक्स ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि इक्वली डिवाइड करते हैं।
और हमारे जो क्लस्टर्स होते हैं वो फैली हुई आबादी के मुतज़ाद नमूनों को लेते हैं, यानी कि वही के चंक्स को, जो हेट्रोजीनियस चंक्स होते हैं ना, उनको लेती हैं। अब डबल सैम्पलिंग क्या होती है? टेक अ सब सैंपल फ्रॉम अ इनिशियल कलेक्टेड डेटा। तो पहले आप एक बड़ा सा सैंपल बना लेते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको अगेन जब आप सैम्पलाइज करते हैं, डेट इज़ अ डबल सैम्पलिंग। हमारे पास MCQs हैं, विच मेथड रिक्वायर अ रैंडम नंबर ऑफ टेबल टू सिलेक्ट एन एलिमेंट। तो सिंपल रैंडम सैंपल गारंटी करता है कंप्लीट इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ऑल एलिमेंट्स, डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू कंप्लीट होमोजीनियस सब ग्रुप्स एंड देन रैंडमली सैम्पलिंग फ्रॉम देम। तो जब आप डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को कंप्लीट होमोजीनियस सब ग्रुप्स एंड देन फिर आप रैंडमली सैंपल करते हैं उनमें से, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब आपने कैलकुलेट करना है, एन आपके पास 900 है एंड स्मॉल एन 300। जब आप डिवाइड करते हैं 300 को 9 के साथ, इट बिकम्स 3, विच डिज़ाइन एड्रेस द लेक ऑफ गुड सैम्पलिंग फ्रेम ऑफ मैसिव डिस्पर्स्ड population. So that is a cluster sampling. In cluster sampling, the cluster themselves should ideally be internally heterogeneous. Taking a massive sample for basic data, then taking a smaller intensive sample from that group, it is a double sampling. If a sample size drawn from each stratum is strictly based on which percentage in a real population, it is a proportionate stratified sampling. Which sampling design reduce standard error better than sampling random sampling. तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ऐसा कौन सा डिज़ाइन होता है जो ज़्यादा एरर्स को एलिमिनेट करता है? डेट इज़ अ कौन सा होता है हमारे पास? डेट इज़ अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इन क्लस्टर के अंदर आपके पास 5 सिटीज़ हैं और 10 ब्लॉक, हर एक के अंदर 10 ब्लॉक्स हैं और 20 हाउसेज हैं। बिल्कुल इसी तरह के 5 सिटीज़ हैं, उसके जिस तरह आप देखें एक शहर है जैसे लाहौर है, तो फॉर एग्जांपल फॉर द इंस्टेंट उसके 5 गांव हों, ठीक है, और हर गांव के अंदर 20 घर हों, या इस तरह लगा लें कि आपका एक छोटा सा सिटी है, उसके अंदर 5 सोसाइटीज़ हों और हर सोसाइटीज़ के अंदर कितनी हों? 5 सिटीज़ हों और हर सिटी के अंदर 10 ब्लॉक्स हों और हर ब्लॉक के अंदर 20 हाउसेज हों। तो यहाँ पर क्या होगा? हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट्स बिकम्स 1000 हाउसेज टोटल हमारे पास हो जाएंगे। विच फैक्टर डजंट डिक्टेट द चॉइस ऑफ सैम्पल डिज़ाइन। तो कौन है जो सैम्पल डिज़ाइन की चॉइस को डिक्टेट नहीं करता? डेट इज़ अ कलर ऑफ क्वेश्चनायर। तो कलर का कोई लेना देना नहीं होता। अब यहाँ पर देखें कैलकुलेट द एग्जैक्ट सैम्पलिंग एलोकेट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने एग्जैक्ट जो सैम्पल है उसको फाइंड आउट करना है। पहले आप प्रोपोर्शंस फाइंड आउट करते हैं, फिर आप एलोकेशंस फाइंड आउट करते हैं एंड एट द एंड यू पॉइंट्स आर्ट्स सैम्पलिंग, ठीक है, साइंस सैम्पलिंग्स को, और एट द एंड आप आर्ट सैम्पलिंग को फाइंड आउट करते हैं। अब डिफाइन क्लस्टरिंग एंड स्टेजेस प्राइमरी यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके प्राइमरी यूजेस शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। कंपाइन करना है स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग के दरमियान, तो यहाँ पर इसका डिटेल आंसर्स मौजूद हैं। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी। बाकी अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये अवेलेबल है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम चीज़ें मैं डिलीवर नहीं कर सकती, बिकॉज एक लेक्चर के अंदर ये करना बहुत मुश्किल होता है। अब आपके जो टीचर्स होते हैं जो शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्होंने यही चीज़ें आपकी 25 से 27 वीडियोस के अंदर कवर की होती हैं। तो एक प्रोफेशनल करवाने वाले के लिए बहुत मुश्किल है इस चीज़ को कवर करना। तो होप सो आप मेरी इस एफर्ट को लाइक करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि पार्ट 1 का क्या फ़ायदा, तो जिसको फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स वही स्टे करता है, वही वीडियो देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अकॉर्डिंग टू माय एनालिटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियोस को एंड तक देखते हैं। और मुझे ये जो एक आध कमेंट ऐसे होते हैं उनसे कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। देखिए हर बंदे की अपनी एक सोच होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आप चीज़ को स्टार्ट करते हैं आप देखा ज़रूर करें कि इसकी लेंथ कितनी है, इसके अंदर इंस्ट्रक्टर जिसे पढ़ाने जा रहा है उसको उसने किस तरह से डेवलप किया है, क्या वही चीज़ें आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद हैं, क्या ऐसे ही आपका पेपर आता है। अपने थोड़े पास्ट पेपर्स को जो आप देख रहे हैं, पास्ट पेपर का मतलब ये नहीं है कि आप 15 साल पेपर लेकर बैठ जाएं, क्योंकि उससे आपका कोई रिलेशन नहीं होता। पास्ट पेपर को तो कभी आप टच भी ना करें, क्योंकि देखिए आपका हर बार एक नए स्टाइल से पेपर बनता होता है। तो पास्ट पेपर पर खपने से बेहतर है आप अपने हैंड आउट को ही पढ़ लें, उसके ऊपर ही टाइम लगा लें।
तो इस तरह से पहले आप थोड़ा सा देखा करें एंड देन आप उसको चूज़ किया करें। एंड थैंक यू सो मच जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, एंड बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मैं ये कंटेंट लेकर आती हूँ। कभी कभार तो इतने ज़्यादा डिसहार्ट करने वाला कमेंट कर देता है, पता नहीं इतनी नेगेटिविटी स्टूडेंट्स के अंदर कहाँ से आ जाती है कि वीडियो बनाने को दिल नहीं करता लिटरली। लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत आती है, सो फी अमान अल्लाह।